Episode 31 to 35। रिहान की बात सुनकर विराज डर से पसीना पसीना हो जाता है। रिहान उसे अपना मोबाइल निकालकर एक खबर दिखाता है, जिसे देखकर विराज हैरान हो जाता है। न्यूज में सिर्फ एक बात चल रही थी, सनाल परिवार के अनली गील और काले कारनामे आए दुनिया के सामने। उनकी कंपनी के शेयर बहुत जल्दी डाउन होते जा रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो सनल परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। हाई कमान से पुलिस को सनाल के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश। रिहान ने वरुण द्वारा भेजे गए सबूतों को मीडिया में लीक कर दिया था, जो बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं। विराज हकलाते हुए बोलता है, यह तुमने किया है ना? रिहान डेविल स्माइल के साथ विराज से बोलता है, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया है, अभी तो कुछ करना बाकी है। इतना बोलकर रिहान विराज की तरफ कदम बढ़ा देता है। विराज डर कर चिल्लाने लगता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम पास मत आओ मेरे। रिहान उसके पास आकर उसके जबड़े को पकड़ता हुए कहता है, माही को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते थे ना तुम? विराज रिहान से, प्लीज माफ कर दो, मैं कभी भी माही के आसपास नहीं भटकूंगा, बस एक चांस दे दो। रिहान विराज से बोलता है, तुम समर को तो जानते ही होगे, जिसे 5 दिन पहले तुमने किडनैप करने के लिए सुपारी दी थी। विराज को यह बात याद आती है, मैं समर के पैरों में पड़कर माफी मांगने को तैयार हूँ। रिहान, आज तुमने टीना के साथ यह सब करने की कोशिश नहीं की होती तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर दिया होता, लेकिन अब नहीं। रिहान टीना का फोन उठाया तब उसे वॉलपेपर पर समर और टीना के साथ में फोटो देखी थी, जिससे उसे पता चला गया था कि लव के नाम से सेव नंबर समर के ही होंगे, लेकिन वह समर को कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कल जब विराज की मौत की खबर आए तो उसे उस पर शक हो। विराज, मैंने जानबूझकर नहीं किया। रिहान, क्यों तुम्हारे हाथ पैर अपने आप चलाने लगाते हैं? मतलब गलती तुम्हारे हाथ पैरों की है। इतना बोलकर रिहान विराज के पैरों पर गोली मार देता है। विराज दर्द से रोने लगता है और बोलता है, अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो पुलिस तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। रिहान मुस्कुराते हुए विराज से बोलता है, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा मर्डर किसने किया है। अगर पता चल भी गया तो एक स्पेशल यूनिटी के सोल्डर को कितनी बड़ी सजा मिलेगी, जो सिर्फ आर्मी कोर्ट से मिलेगी। विराज रिहान के मुंह से आर्मी का नाम सुन घबरा जाता है। उसके दर्द से भरे फेस पर हैरानी देखने लगती है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिहान विराज से बोलता है, तुमने बहुत लड़कियों की जिंदगी खराब की है ना, आज जाकर उन्हें इंसाफ मिलेगा। तुम सोच रहे होगे मैंने तुम्हें पुलिस को क्यों नहीं सौंपा। ब्लैक डेविल की इंसाफ की बुक में रहम नहीं है। तुमने तो कई लड़कियों की इज्जत लूटी है, फिर पैसों को लेकर पुलिस तुम्हें बैल दे देती। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई गुनहगार ऐसे ओपन में घूमे। इतना बोलकर रिहान विराज के सिर पर गोली मार देता है। विराज वहीं पर मर जाता है। रिहान वहां से निकालकर घर राजवंश विला जाने से पहले अपने कपड़े चेंज करता है। उन कपड़ों पर खून लग चुका था। रिहान सुबह 3 बजे राजवंश विला पहुंचता है। अब उसके उठाने का टाइम हो चुका था तो वह सोता नहीं है। वह वीडी को मैसेज करके विराज की लाश ठिकाने लगाने के लिए बोल देता है। ऑफ्ट के सभी मेंबर रिहान की बात बिना किसी सवाल जवाब के मानते थे। उन्हें रिहान पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट था कि रिहान कुछ गलत नहीं करता है। जो भी कार्य है देश के और मानवता के हित में कार्य है। सभी अपना डेली रूटीन करते हैं। सभी नाश्ता करने टेबल पर बैठ जाते हैं। आदि अपना मोबाइल चेक करता है तो हैरान हो जाता है। वह अपना मोबाइल सत्य जी को दिखाता है तो वह भी शौक हो जाते हैं। सत्य जी हड़बड़ाते हुए विराट जी से बोलते हैं, पापा, सनाल परिवार बर्बाद होने की कगार पर आ गया है। विराट जी भी हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या? सत्य जी, हाँ पापा, उनके अनलीगल बिजनेस के बारे में पूरे मीडिया को पता चल चुकी है। शायद अब हमें अपना प्रोजेक्ट भी बंद करना होगा। आदि सत्य जी से बोलता है, पापा, मैंने पहले ही आपसे बोला था कि सनाल परिवार सही नहीं है, हमें उनके साथ डील नहीं करनी चाहिए थी। विराट जी आदि को अपना हाथ दिखाते हुए बोलते हैं, बस अब जो हो गया सो हो गया, अब हम नए प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। सनाल परिवार को उनके पापों की सजा मिल जाएगी, हमें अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। सत्य जी, पापा, हमें अपने प्रोजेक्ट को बंद करके पार्थ एंटरप्राइज के प्रोजेक्ट को साइन कर देना चाहिए। विराट जी, हाँ ठीक है, तुम मिस्टर वरुण से बात करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। रिहान और निहाल उनकी बातचीत के बीच कुछ नहीं बोलते हैं। रिहान की प्लेट में खाना खत्म हो जाता है तो सुनैना जी रिहान को खाना पार्सनी आती है तो रिहान उन्हें हाथ देखाकर रोक देता है और उठकर अपने कमरे में चला जाता है। सभी हैरानी से रिहान को जाते हुए देखते रहते हैं। किसी को भी नहीं पता था कि रिहान को क्या हो गया। माही भी यह सब देख रही थी। अब उसे यकीन होने लगा था कि रिहान ही सक्षम है, तभी वह राजवंश परिवार में किसी को पसंद नहीं करता है। माही अब यह जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो गई थी। निहाल सभी को समझते हुए बोलता है, शायद रिहान को कोई इंपोर्टेड काम याद आ गया होगा। इधर रिहान अपने कमरे में आता है। वह इस समय गुस्से में था। रिहान अपने में कहता है, अपने सगे बेटे को तो कभी प्यार दिया नहीं और एक अनजान को प्यार लूटा रहे हैं। यह सोचते ही रिहान के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। रिहान इन बातों को छोड़कर आगे का प्लान बनाने लगता है। दूसरी तरफ सनाल परिवार में इस समय टेंस्ड माहौल था। सनाल परिवार के हेड हेमराज सनाल होल के चक्कर लगा रहे थे। उनका बड़ा बेटा निशांत सनाल हेमराज सनाल को बोलता है, पापा, हमारे खिलाफ यह सब किसने किया होगा?
अगर वह मुझे मिल जाए तो मैं उसे इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि वह अपने साथ जन्म तक नहीं भूल पाएगा। हेमराज सनाल निशांत को बोलते हैं, यह जो कोई भी है उसे हमारे बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है। वह हमें जेल में भी डलवा सकता है, लेकिन वह हमें सिर्फ धमकी दे रहा है। और यह विराज कल रात से कहाँ गायब है? कहीं यह सब उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है ना? निशांत पापा, विराज किसी बार में पड़ा हुआ होगा। हमेशा ही पार्टी करता रहता है। उसे अभी तक पता भी नहीं होगा कि घर में अभी क्या चल रहा है। हेमराज सनाल, उसका कॉल भी नहीं मिल रहा है। तुम उसके बारे में पता करो। निशांत, ठीक है पापा। दूसरी तरफ निहाल को रिहान पर शक हो गया था कि कहीं ना कहीं सनाल फैमिली के बर्बाद होने के पीछे उसी का हाथ है। वह इस बारे में रिहान से बात करने की सोचता है। इधर माही रिहान के बारे में और जानना चाहती थी। इसके लिए उसे सबसे पहले सक्षम के बारे में जानना था। माही अपने आप से कहती है, मुझे किसी से सक्षम के बारे में पूछना होगा, लेकिन किससे? कौन मदद करेगा? इसके बारे में सत्य अंकल को पता नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो वह नाराज हो जाएंगे। फिर माही अपने मन में, वैसे अगर आप सक्षम ना भी हुए तो भी मेरा पहला और आखिर प्यार तो आप ही है। अगर आप सक्षम है तो सबसे ज्यादा खुश में ही होंगी। यह बोलकर माही मुस्कुराने लगती है। निहाल सनाल फैमिली के बारे में पूछने रिहान के कमरे में चला जाता है। निहाल रिहान से कहता है, मुझे पता है सनाल फैमिली की दशा तुम्हारे वजह से हुए है। रिहान कैजुअली निहाल से बोलता है, तुम्हें पता है तो मेरे कमरे में क्यों आए हो? निहाल, मैं तुम्हारे कमरे में यह जानने के लिए आया हूं कि तुम्हारा इरादा क्या था। रिहान निहाल की आंखों में देखते हुए बोलता है, किसी को तो न्याय दिलाना ही था, बस वह काम मैंने कर दिया। निहाल, इससे हमारे मिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। रिहान, कुछ नहीं होगा, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। तुम यह सब छोड़ो, वीआर तुम्हें रिपोर्ट कर रहा है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? निहाल, हाँ, वह मुझे हर चीज की जानकारी दे रहा है। अभी तक कोई सस्पिशियस आदमी नहीं दिखा है। रिहान, मेरा शक सही है। वह टेररिस्ट जो कोई भी है वह अकेला तो नहीं है। काठोरी परिवार की क्या रिपोर्ट है? निहाल, अभी तक तो कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया है जिससे हमारा शक गहरा हो सके। रिहान, ठीक है, आगे भी नजर रखने के लिए बोलो। निहाल अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ सत्य जी का रूम। सुनैना जी रिहान को देखकर सक्षम की याद आ रही थी। जब सक्षम ने जब उन्हें इग्नोर किया तो उनकी आंखें उस समय नम हो गई थी, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया था। लेकिन अब कमरे में आने के बाद उनसे रुका नहीं गया और वह रोने लगी। सत्य जी भी रूम में आ गया। वे रूम में आए तो उन्होंने सुनैना जी को रोते हुए देखा तो वह उनसे बोले, कब तक तुम उसके लिए रोती रहोगी? सुनैना जी ने अपने आंसू पूछते हुए सत्य को जवाब दिया, जब तक वह वापस नहीं आ जाता है। सत्य जी, तुम उस शैतान के लिए रो रही हो। वह एक डेविल का अंश था। अच्छा है, वह घर छोड़कर चला गया। सुनैना जी ने सत्य जी से कहा, वह आप सभी के लिए शैतान होगा, लेकिन एक माँ के लिए वह उसका बेटा ही था। उस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा था? आप सभी ने मिलकर उसका बचपन छीन लिया। पता नहीं वह इस समय क्या कर रहा होगा। वह जिंदा भी है या नहीं? यह बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सत्य जी, इसमें हम सभी को कोई दोष नहीं है, सब भगवान की मर्जी थी। सुनैना जी, अभी आपको ऐसा लगता है? अपनी गलती छुपाने के लिए भगवान पर अपना किया सौंपना चाहते हैं। सुनैना जी यह बोलकर बाथरूम में चली जाती है। सत्य जी, अपने मन में, तुम कुछ नहीं जानती सुनैना। बाबा के अनुसार उसकी वजह से घर की खुशियां छीन सकती थी। सत्य जी रूम से निकलकर अपने ऑफिस चले जाते हैं। इधर माही सोच रही थी कि वह सक्षम के बारे में किससे पूछे। माही अपने आप से कहती है, मुझे अवनी दीदी से सक्षम के बारे में पूछना चाहिए, लेकिन उन्होंने माना कर दिया तो मुझे एक बार ट्राई तो करना चाहिए। मैं रात में इसके बारे में अवनी दीदी से बात करूंगी। अभी मुझे सिर्फ रिहान के बारे में सोचना चाहिए। निहाल के मन में सुबह डाइनिंग टेबल पर हुए बात याद आ रही थी। आखिर आंटी रिहान को अपनेपन की नजर से क्यों देख रही थी? जब रिहान उन्हें इग्नोर कर दिया तो उनकी आंखें भी नाम हो गई थी। मुझे इसके बारे में पता करना चाहिए। इसके बारे में मुझे कौन बता सकता है? राधा से मुझे इसके बारे में बात करना चाहिए, लेकिन अभी मुझे वीआर से रिपोर्ट लेनी है। मैं बाद में राधा से इसके बारे में बात करूंगा। दूसरी तरफ सनाल परिवार में हेमराज सनाल निशांत से बोलते हैं, कुछ पता चला इसके बारे में? यह सब किसी चल है। निशांत जवाब देता है, नहीं पापा, इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। वह जो कोई भी था उसने हाई सिक्योरिटी सिस्टम की मदद से यह सब कुछ मीडिया में लीक किया था। हेमराज सनाल बोलते हैं, और विराज कहाँ है? निशांत, मैंने पता करने की कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी मैं उस बात को लेकर बिजी हूँ। हेमराज सनाल, इस बार विराज को कड़ी सजा मिलेगी। परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है और वह क्या पता कहाँ अयासी कर रहा है। निशांत, तुम जाकर इसके बारे में कुछ पता करो। मैं इस मैटर को खत्म करने के लिए किसी से मदद मांगता हूँ। निशांत, पापा आप किससे मदद मांगेंगे? हेमराज सनाल, मैं राजवंश परिवार से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। उनके साथ अपना एक प्रोजेक्ट भी है, शायद इसकी वजह से वह हमारी मदद कर दे। निशांत, ठीक है पापा, जैसी आपकी मर्जी। निशांत वहां से चला जाता है। हेमराज सनाल सत्य जी को कॉल मिलाता है।
सत्य जी कॉल पे करते हुए कहते हैं, बोलिए मिस्टर सनल, कैसे याद किया? हेमराज सनाल थोड़ा रुकते हुए लंबी सांस लेकर बोलते हैं, आपको पता है हमारा एक प्रोजेक्ट अभी प्रोग्रेस पर है और आप हमारे ऊपर लगे सभी एलिगेशन के बारे में भी जान ही गए होंगे। इन एलिगेशन की वजह से हमारा प्रोजेक्ट भी बंद हो सकता है। सत्य जी हेमराज सनल की बात सुनकर बोलते हैं, तो आप क्या चाहते हैं मिस्टर सनल? हेमराज सनाल, मैं चाहता हूं कि आप हमारी मदद करें इन एलिगेशन से बचाने के लिए, जिससे आपकी फायर भी हो। मैं आपका हमेशा एहसानमंद भी रहूंगा। सत्य जी हेमराज सनल की बात का जवाब देते हैं, अगर आपको लगता है कि आप पर लगे एलिगेशन झूठे हैं तो इसकी जांच पुलिस को करने दे। आप बेगुनाह साबित हो जाएंगे, तब हम यह प्रोजेक्ट वापस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपकी उसमें कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे इसके लिए माफ करना। सत्य जी की बात सुनकर हेमराज जी को गुस्सा आ जाता है। वे गुस्से में बोलते हैं, मिस्टर राजवंश, आपको आपके फैसले के लिए पछताना पड़ेगा। सत्य की अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोलते हैं, क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? हेमराज सनल उनको जवाब देता है, आपको जो समझना है वह समझ सकते हैं। सत्य जी, ठीक है, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो और इस प्रोजेक्ट को तुम भूल जाओ। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से राजवंश कॉर्पोरेशन कभी भी डील कैंसिल कर सकता है, इसके लिए वह किसी प्रकार से बाध्य नहीं है। इतना बोलकर सत्य जी कॉल कट कर देते हैं। वही इस समय हेमराज सनल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अपने आप से बोलता है, सत्य राजवंश, तुम्हें अपने फैसले को लेकर जरूर पछतावा होगा। तुम्हें खून के आंसू नहीं रुला दिए तो मेरा नाम भी हेमराज सनाल नहीं। अब तक रात हो चुकी थी, सभी डिनर करने नीचे आ जाते हैं। विराट जी निहाल से पूछते हैं, सोल्जर, कुछ पता चला कि हमें थ्रेट कौन भेज रहा था? निहाल उन्हें जवाब देता है, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुए है, जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। विराट जी, ठीक है बरखुरदार। रिहान अपना खाना फिनिश करके अपने कमरे में चला जाता है। निहाल भी अपने कमरे में आ जाता है। निहाल राधा से इंपोर्टेड बात पूछने के लिए मैसेज करता है। राधा निहाल के कमरे में आने के लिए बोलती है। माही भी कुछ देर में अवनी के कमरे में जाने की सोच रही थी। आज उसे कैसे भी सक्षम के डेविल मार्क के बारे में जानना चाहती थी। माही सक्षम के बारे में अवनी से पूछने के लिए उसके कमरे में चली जाती है। वह अवनी के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। अवनी दरवाजा खोलती है। अवनी माही को देखकर बोलती है, माही तुम्हें कुछ काम था क्या? माही अवनी से बोलती है, अवनी दीदी, मुझे आपसे बात करनी थी। अवनी, तुम अंदर आ जाओ। माही अवनी के कमरे के अंदर आ जाती है। अवनी, बोलो माही, तुम्हें क्या बात करनी थी? माही अवनी से बोलती है, अवनी दीदी, मुझे सक्षम के बारे में कुछ जानना था, क्या आप मुझे बता सकती है? माही के मुंह से सक्षम का नाम सुनकर अवनी का फेस ऐसा हो जाता है जैसे किसी ने कोई एनोइंग बात कर दी हो। अवनी माही को कहती है, तुम्हें सक्षम के बारे में क्या जानना है? वैसे भी वो इस घर को छोड़कर चला गया है अपनी इच्छा से। माही उसकी बात सुनकर अवनी से बोलती है, माफ करना अवनी दीदी, लेकिन सच में आपको लगता है कि सक्षम अपनी इच्छा से घर छोड़कर गया है? अवनी माही की बात का जवाब देती है, तुम्हें जरूर सक्षम के बारे में राधा ने ही बताया होगा। राधा बहुत भोली है, वह सक्षम के बारे में कुछ नहीं जानती है। उसे सभी अपनी नजर में अच्छे दिखते हैं। सक्षम के डेविल का अंश था। माही अवनी की बात सुनकर डिसअपॉइंट हो जाती है और बोलती है, सक्षम ने कभी आप सभी को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी क्या? क्या उसने किसी को मारा हो? अवनी, नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। माही, फिर आप सभी को ऐसा क्यों लगता है कि सक्षम एक डेविल है? डेविल तो बुरे होते हैं ना, उसने तो कभी बुरा काम नहीं किया। अवनी माही से बोलती है, उसने राधा को किडनैप करवाने की कोशिश की थी। कोई कैसे अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है? माही अवनी की बात सुनकर शौक हो जाती है, क्योंकि राधा ने तो उसे बताया था कि सक्षम ने उसे उस दिन उन आदमियों से किडनैप होने से बचाया था। माही अवनी का बात सुनकर इस बात का कोई जवाब नहीं देती है, क्योंकि उसे अभी तक कंफर्म नहीं था कि क्या सच है और क्या झूठ। माही अवनी से पूछती है, मुझे बस इतना जनन है कि क्या सक्षम के कंधे पर किसी प्रकार का टैटू था? अवनी माही की बात का जवाब देती है, हाँ, उसके कंधे पर एक डरवाना डेविल टैटू था जिसके पंख बने हुए थे। उस टैटू की वजह से ही सक्षम को डेविल का अंश बोला जाता था। माही, थैंक यू अवनी दी मुझे सक्षम के बारे में बताने के लिए। अवनी, ठीक है। माही अपने आप से कहती है, मुझे उम्मीद है अवनी दीदी आप अपनी बात के लिए कभी पछताएगी नहीं। अब माही के दिमाग में दो क्वेश्चन थे, एक, क्या सक्षम ने राधा को किडनैप करने की कोशिश की थी, और दूसरा, रिहान के कंधे पर उस टैटू को कैसे चेक करे और सक्षम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना। माही राधा के कमर वाम चली जाती है। इधर राधा निहाल से उसकी बात सुनने के लिए उसके कमरे में चली जाती है। निहाल राधा को कमरे के अंदर बुला लेता है। राधा निहाल से बोलती है, निहाल तुम्हें मुझसे क्या जरूरी बात पूछनी थी? निहाल राधा से बोलता है, राधा मैं तुमसे तुम्हारी फैमिली रिलेटेड सवाल पूछूंगा, अगर तुम बताना चाहो तो बता सकती हो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। राधा, ठीक है निहाल, तुम मुझसे पूछ सकती हो। निहाल राधा से बोलता है, राधा क्या तुम मुझे अपनी बड़ी माँ सुनैना आंटी के बारे में जानना है? वह इतनी चुप चुप क्यों रहती है? मैंने उन्हें कभी हंसते हुए भी नहीं देखा है।
आज जब रिहान ने उन्हें इग्नोर कर दिया तो उनकी आंखें भी नम हो गई, जैसे किसी अपने ने उनका दिल दुखा दिया हो। निहाल की बात सुनकर राधा गहरी सांस लेती है और बोलती है, क्या तुम सक्षम के बारे में जानती हो? निहाल राधा को जवाब देता है, हाँ मैंने सक्षम का नाम सुना है और वह घर छोड़कर चला गया यह भी सुना है। राधा निहाल से आगे कहती है, जब सक्षम घर छोड़कर चला गया तब से ही बड़ी मम्मी ऐसे ही गुमसुम सी रहती है। और बड़ी मम्मी ने रिहान के ऐसे इग्नोर करने पर रिएक्ट क्यों किया था यह तो मुझे भी नहीं पता। निहाल, क्या तुम मुझे थोड़ा सक्षम के बारे में बता सकती हो? राधा निहाल को सक्षम के बारे में वह सब कुछ बता देती है जो वह जानती थी और उसने माही को बताया था। राधा डेविल टैटू के बारे में नहीं बताती है क्योंकि वह भी इसके बारे में कन्फर्म नहीं थी। निहाल जब सक्षम के बारे में सुनता है तो उसके माइंड में ढेरों सवाल जन्म ले लेते हैं जिनका जवाब उसे खुद ढूंढना था। निहाल राधा से बोलता है, थैंक यू राधा मुझे यह सब बताने के लिए, वाकई ही तुम काफी स्वीट हो। पहली मुलाकात में लगा नहीं था कि तुम ऐसे होगी। राधा निहाल की बात सुनकर शर्माने लगती है और ब्लश करने लगती है। राधा जल्दी से रूम से भाग खड़ी होती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। आखिर उसका यह पहला एक्सपीरियंस है। राधा अपने कमरे में जाती हुई निहाल की बात को सोच सोच कर ब्लश कर रही थी। वह अपने कमरे में चली जाती है जहां माही भी थी। जब माही की नजर राधा पर पड़ती है तो वह बोलती है, राधा कहाँ गई थी तुम? अचानक माही की नजर उसके लाल चेहरे पर जाती है। माही राधा से पूछती है, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? राधा उसकी बात सुनकर हड़बड़ा जाती है और माही की बात का जवाब देती है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं है, यह तो ऐसे ही हो गए। राधा माही को ध्यान भटकने के लिए बोलती है, तुम यह बताओ तुम मुझसे क्या पूछ रही थी? माही राधा को बात घूमते देख कुछ कुछ समझने लगती है कि उसका चेहरा बुखार की वजह से लाल नहीं हुआ है। माही राधा से कहती है, तुम अभी कहाँ से आ रही हो? राधा माही से बोलती है, निहाल को मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी इसलिए मैं उसके रूम में गई थी। माही जब राधा के मुंह से निहाल का नाम सुनती है तो उस सब समझ में आता है कि उसका चेहरा इतना लाल क्यों है, लेकिन माही अब उसे नहीं छेड़ती है। माही, ठीक है अब हमें सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी भी उठना है। राधा, ठीक है, गुड नाइट मिसेज रिहान सिंह। माही मिसेज रिहान सिंह सुनकर शर्मा जाती है। वह पिलो को राधा पर फैलती हुई बोली, तुम यह क्या बोल रही हो? राधा मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं क्या बोल रही, मैं तो वही बोल रही हूँ जो फ्यूचर में होने वाला है। यह बोलकर राधा हंसने लगती है। माही भी समझ गई थी कि राधा भी उसकी टांग खींच रही है। उसे बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है इसलिए वह बालकनी में चली जाती है। राधा जोर बोलती है, कहाँ चली माही? मैं तो मजाक कर रही थी। माही और राधा दोनों मजाक करने लगती है। इधर निहाल सक्षम के बारे में सोच रहा था। उसके माइंड में कुछ बातें कॉल रही थी। जैसा राधा ने बताया था कि सक्षम की आंखें उन सभी से अलग ब्लू कलर की थी और सक्षम 12 साल पहले घर छोड़कर चला गया जब वह 13 साल का था। लेकिन यह बातें निहाल को इतना परेशान नहीं कर रही थी जितना उसे यह बात कर रही थी कि रिहान की आंखें भी ब्लू कलर की ही है और रिहान को भी अंकल व आंटी ने 12 साल पहले ही गोद लिया था। निहाल अपने आप से कहता है, क्या मैं सोच रहा हूं जो सच है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन इतने कोइंसिडेंट भी तो नहीं हो सकते हैं। क्या सच में रिहान ही सक्षम है? सक्षम के साथ बचपन से ही बुरा हुआ है। मेरे लिए पहले ही रिहान एक मिस्ट्री है। शायद इसका जवाब मुझे यही मिलेगा। निहाल के दिमाग में इस समय राधा के द्वारा सक्षम के बारे में बताई गई बातें चल रही थी। वह सक्षम के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह सक्षम और रिहान की कॉमन चीजों के बारे में सोच रहा था, जैसे ब्लू आंखें और 12 साल पहले घर छोड़ना व 12 साल पहले ही अंकल आंटी द्वारा रिहान को एडॉप्ट करना। निहाल यह सब सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में रिहान की एक बात आती है। निहाल अपने आप से कहता है, यह मैं कैसे भूल सकता हूँ? यह तो एक चीज है जो रिहान को सबसे अलग है। मैं रिहान के बर्थ मार्क को कैसे भूल सकता हूँ जो किसी डेविल जैसा दिखाई देता है? लेकिन राधा ने सक्षम के बारे में ऐसे किसी बर्थ मार्क के बारे में नहीं बताया। मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ, शायद कोइंसिडेंट ही हो सकता है। निहाल अपने मन को समझा कर सो जाता है, लेकिन अभी तक उसका शक पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था। इधर माही राधा के कमरे में राधा के बगल में लेटी हुई थी। वह अपने मन में सोच रही थी, मुझे कैसे भी पता करना है कि रिहान ही सक्षम है। उसके लिए मुझे रिहान के कंधे को देखना होगा, लेकिन कैसे? वह एक्सरसाइज भी करता है तो फुल ट्रैक शूट पहनता है। माही बहुत देर तक रिहान के टैटू को कैसे देखे इसके बारे में सोच रही थी। तभी माही के दिमाग में निहाल का ख्याल आता है। वह अपने आप से कहती है, क्या मुझे निहाल भाई से रिहान के डेविल टैटू के बारे में पूछना चाहिए? हाँ, वह मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। वे बचपन से ही रिहान के साथ है, उन्हें पक्का डेविल टैटू के बारे में जरूर पता होगा। मैं निहाल भाई से इसके बारे में कल बात करूंगी। मुझे विश्वास है उन्हें इसके बारे में पता होगा। दूसरी तरफ सनाल विला में हेमराज सनाल किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। हेमराज सनाल, आप कैसे भी करके हमें इस मुसीबत से बाहर निकले में मदद कीजिए। दूसरी तरफ से किसी 60 साल के आदमी की आवाज आती है, आपको हमारी सभी बातें माननी होगी, जो भी हम बोले। हेमराज सनाल ने उन्हें जवाब दिया, हम आपसे वादा करते हैं कि आपको भी बोलेंगे हम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।
वह आदमी बोला, अगर तुम अपनी बात से मुकर तो थे, पता है ना तुम्हारे साथ में क्या क्या कर सकता हूँ। हेमराज सनाल उस आदमी को जवाब देता है, हमें आपके रुतबे और पावर दोनों का पता है, और हेमराज सनाल ने आपसे वादा कर दिया जो मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। वह आदमी बोलता है, ऐसा ही होना चाहिए। अगले 24 घंटे में मीडिया में इस बात की चर्चा बंद हो जाएगी। उसके बाद तुम फेक एविडेंस दिखाकर अपनी डूबती कंपनी को बचा सकते हो। हेमराज सनाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह आदमी बोलता है, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। वह आदमी अब जोर जोर से हंसने लगता है। वह अपने आप से बोलता है, तुम्हारे दुश्मनों को संख्या तो बढ़ती ही जा रही है। तुम अपनी आंखों से खुद के परिवार को डूबता देखोगे। राजवंश विला में रिहान अपने कमरे में कुछ सोच रहा था। रिहान ने एएम को कॉल मिला दिया। दूसरी तरफ से एएम की आवाज आई, यस ब्लैक डेविल। रिहान एएम से बोला, कुछ पता चला वह थ्रेट्स कहां से भेजे गए थे, और वह कॉल ट्रेस हुआ। एएम रिहान से बोलता है, ब्लैक डेविल, मैं कुछ ज्यादा पता नहीं कर पाया हूं, लेकिन वह कॉल कुछ हद तक ट्रेस करने में कामयाब रहा हूं। वह कॉल जयपुर से ही किया गया था, लेकिन एग्जिट लोकेशन का पता नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने अपने सिस्टम में हार्ड सिक्योरिटी लगाई हुए है। रिहान एएम से बोलता है, ठीक है, कुछ पता चले तो किंग को या मुझे बताना। एमंडस को, ठीक है। ब्लैक डेविल रिहान कॉल कट कर देता है। रिहान अपने आप से कहता है, आखिर मेरा शक सही था। वह टेररिस्ट जो कोई भी है, वह यहां अकेला नहीं है। उसे जरूर किसी का सपोर्ट मिल रहा है। टेररिस्ट के लिए इतनी हार्ड सिक्योरिटी का इंतजाम करना नामुमकिन है, लेकिन उनकी मदद कर कौन रहा है? काठोरी फैमिली के बारे में भी ऐसा कुछ पता नहीं चला है जिसे उन पर शक किया सके। टेररिस्ट की मदद जरूर जयपुर का कोई बड़ा परिवार ही कर रहा है, तभी वह अभी तक सिक्योर होकर अपने काम को कर रहे हैं। हमें जल्द से जल्द उन्हें पकड़ना होगा। रिहान और निहाल सुबह जल्दी उठकर अपना डेली रूटीन पूरा करते हैं। माही और राधा भी अपना काम करती है, जो कि रिहान और निहाल को देखने का था। सभी फर्श होकर नाश्ता कर लेते हैं। निहाल ने सक्षम की बात को कोइंसिडेंट मानकर भूलना चाह रहा था, लेकिन रह रहकर उसे सक्षम व रिहान की समान बातें याद आ रही थी। इधर माही के दिमाग में वही सब चल रहा था। वह जल्द से जल्द निहाल से बात करना चाहती थी। वही एक अंधेरे कमरे में एक 40 साल का आदमी चेयर पर बैठा हुआ है। उस आदमी के बगल में खड़ा हुआ आदमी उससे बोलता है, बॉस, हम उन पर कब हमला करने वाले हैं? वह आदमी बोलता है, बहुत जल्द अंसार, लेकिन यह हमला बस उन्हें डराने के लिए होगा। उनके परिवार के किसी एक मेंबर को मार देंगे। आखिर उन्हें भी पता चले खालिद की बात नहीं मानने का अंजाम। खालिद की बात सुनकर अंसार ने कहा, बॉस, अब तक तो आर्मी भी शामिल हो चुकी होगी और राजवंश फैमिली ने अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा ली होगी, फिर हम उन पर अटैक कैसे करेंगे? खालिद अंसार की बात का जवाब देता है, मैंने यह सब बहुत पहले ही प्लान कर लिया है अंसार। उनकी सिक्योरिटी से मुझे फर्क नहीं पड़ती है, बस तुम देखते जाओ कैसे राजवंश फैमिली को उनके घुटनों पर लता हूं। यह बोलकर खालिद जोर जोर से हंसने लगता है। खालिद को हंसता देखता है तो अंसार बोलता है, लेकिन आपके सांसे बड़े दुश्मन ब्लैक डेविल का क्या? ब्लैक डेविल का नाम सुनकर खालिद को गुस्सा आ जाता है। वह अंसार की गर्दन पकड़ लेता है। अंसार की सांस उखड़ने लगी थी। तभी खालिद उसे कमरे के कोने में फेंक देता है। खालिद गुस्से में अंसार से बोलता है, इस बार मैं उस ब्लैक डेविल को नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार मेरे प्लान को फेल कर दिया था, लेकिन इस बार उसे जान से मार दूंगा। इस बार मुझे अपने प्लान में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, समझे तुम अंसार? अंसार डराते हुए बोलता है, हाँ बॉस। खालिद अंसार से बोला, इस बार मैं पिछली बार के जैसे गलती नहीं करूंगा। आखिर यह मेरे 1 साल से बनाया हुआ प्लान है। इधर राजवंश विला में आज का दिन ऐसे ही निकल जाता है। सभी डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। माही निहाल से बात करना चाहती थी, इसलिए वह राधा के कमरे से निहाल के कमरे में चली जाती है। निहाल माही से बोलता है, माही तुम्हें कुछ काम था क्या? माही निहाल से कहती है, निहाल भाई, मुझे आपसे रिहान के बारे कुछ पूछना है। निहाल, हाँ पूछ। माही रिहान के डेविल टैटू के बारे में पूछने के लिए निहाल के कमरे में चली जाती है। माही निहाल से बोलती है, निहाल भाई, मुझे रिहान के बारे में कुछ पूछना है। निहाल, हाँ पूछ। माही निहाल भाई, मुझे यह जानना है कि रिहान के कथे पर कोई बर्थ मार्क है क्या? बर्थ मार्क के बारे में सुनकर निहाल शौक हो जाता है, क्योंकि उस बर्थ मार्क के बारे में सिंह फैमिली और निहाल के अलावा कोई नहीं जानता है। निहाल माही से बोलता है, तुम्हें कैसे पता कि रिहान के कंधे पर बर्थ मार्क है? निहाल के मुंह से यह सवाल सुनकर माही कंफर्म हो जाती है कि रिहान के कंधे पर भी बर्थ मार्क है। माही निहाल के सवाल का जवाब देती है, परिवार को मालूम है, इसके बारे में मुझे क्या पूरे राजवंश? निहाल फिर यह सुनकर हैरान हो जाता है। वह माही से बोलता है, राजवंश परिवार को कैसे पता चला कि रिहान के कंधे पर बर्थ मार्क है? माही उसकी बात का जवाब देती है, उन सभी को यह नहीं पता कि रिहान के कंधे पर बर्थ मार्क है। निहाल यह सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। माही आगे बोलती है, उन्हें यह पता है कि सक्षम के कंधे पर बर्थ मार्क डेविल टैटू है। निहाल जैसे ही माही की बात सुनता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। निहाल बोलता है, मतलब रिहान और सक्षम एक ही है। मेरा शक सही था। माही निहाल से बोलती है, आप भी सक्षम के बारे में जानते थे
क्या आपको भी शक था कि रिहान और सक्षम एक ही है? निहाल, कल मैंने राधा से सक्षम के बारे में जाना था। राधा ने जो जो सक्षम के बारे में बताया था उनसे से बहुत सी बातें रिहान में समान थी, इसलिए मुझे शक हुआ था। माही, मुझे भी ऐसे ही शक हुआ था। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें आंटी को बता देना चाहिए कि उनका सक्षम रिहान ही है? निहाल माही से कहता है, नहीं माही, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसा मुझे राधा ने बताया है उसके अनुसार रिहान के साथ बचपन से बुरा व्यवहार किया गया है, इसलिए वह यह किसी को पसंद नहीं करता है और आंटी को भी नहीं। तुमने कल ही देखा होगा कैसे रिहान आंटी को इग्नोर कर दिया था। माही निहाल से बोलती है, फिर हमें क्या करना चाहिए? निहाल, सबसे पहले मुझे रिहान से बात करनी चाहिए। माही, ठीक है। निहाल, तुम रिहान के बारे में किसी को भी मत बताना, मैं रिहान से बात करता हूँ। माही ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। निहाल रिहान के कमरे में चला जाता है। निहाल रिहान से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रिहान निहाल की तरफ देखते हुए बोलता है, बोलो। निहाल, तुम जयपुर के नाम से इतना क्यों चिढ़ते थे, यह तुमने मुझे कभी नहीं बताया। तुमने अपने जिंदगी का एक पहलू हम सभी से छिपाया हुआ है। रिहान उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, शायद तुम सब जान गए हो। निहाल भी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ मैं जान गया हूँ, तुम ही सक्षम राजवंश हो, राजवंश परिवार का छोटा बेटा। रिहान थोड़ा सा गुस्से में बोला, सक्षम राजवंश 12 साल पहले मर गया था। अब मैं सिर्फ रिहान सिंह हूँ और इसके सिवा मेरा कोई वजूद नहीं है। निहाल थोड़ा भावुक होते हुए रिहान से बोलता है, तुम हम सभी को इसके बारे में भी तो बता सकते थे ना, हम तुम्हारे इस दर्द से निकलने में मदद करते। रिहान गहरी सांस लेते हुए बोलता है, क्या बताता मैं तुम्हें कि मैं डेविल हूँ जिसे उसके घर वालों ने नहीं अपनाया, जो सिर्फ एक डेविल बर्थ मार्क के साथ पैदा हुआ है। रिहान यह बोलते हुए अपने इमोशन को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। निहाल आगे बढ़कर रिहान को गले लगा लेता है और अपनी नम आवाज में बोलता है, तुम कोई डेविल नहीं हो, तुम मेरे भाई जैसे दोस्त हो जिसने मुझे बचाने के लिए अपने शरीर पर गोली भी खाई हुए है। अगर तुम डेविल हुए भी तो हमें फर्क नहीं पड़ता है। रिहान भी कसकर निहाल को गले लगा लेता है और निहाल से कहता है, यह बात किसी को भी मत बताना, जैसा चल रहा है वैसे चले देते हैं, हम अपना मिशन पूरा करके वापस कश्मीर चले जाएंगे। निहाल उसे अलग होता है और बोलता है, मैंने किसी को भी यह बात नहीं बताऊंगा, लेकिन एक है जिस यह बात पता है। रिहान, कौन है वह? निहाल, माही को भी सब पता चल चुका है कि तुम ही सक्षम राजवंश हो, लेकिन मैंने उसे बोल दिया है कि वह किसी को इसके बारे में नहीं बताए। रिहान, ठीक है, मैं माही से इस बारे में बात करता हूँ, मुझे पता है उसे मेरे ब्लैक डेविल होने के बारे में भी पता है। निहाल हैरान होते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है? रिहान अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। रिहान से निहाल से बोलता है, ठीक है, अब तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे माही के नंबर देते जाओ। निहाल रिहान को माही के नंबर दे देता है और अपने कमरे में चला जाता है। रिहान माही को कॉल मिला देता है। माही अभी बेचैन होकर बालकनी में घूम रही थी। अचानक उसके मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल आता है। माही कॉल पिक कर लेती है। रिहान माही से बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माही रिहान को पहचान नहीं पाती है क्योंकि माही ने अभी तक रिहान की आवाज कभी मोबाइल पर नहीं सुनी थी। माही, कौन बोल रहा है? रिहान, मैं रिहान बोल रहा हूँ। माही रिहान का नाम सुनकर शांत हो जाती है और बोलती है, ठीक है, मैं आपके कमरे में आती हूँ। रिहान, ठीक है, ध्यान से आना, कोई तुम्हें मेरे रूम में आता ना देख ले, वह सभी हमारे बारे में गलत सोचे। माही अपने मन में सोचती है, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी फ्यूचर में यह सोच होने वाला है। यह सोचकर माही मुस्कुराने लगती है। तभी रिहान की आवाज आती है, हेलो, तुम सुन रही हो? माही हड़बड़ाते हुए बोलती है, हाँ, मैं सुन रही हूँ, मैं कुछ देर में आती हूँ। माही कॉल कट कर देती है और रिहान के कमरे की तरफ चल देती है। माही रिहान के कमरे में चली जाती है और रिहान से बोलती है, जी बोलिए। रिहान महीने बोलता है, मुझे पता है, तुम्हें सब पता चल चुका है और मैं ही ब्लैक डेविल हूँ, यह भी। माही, हाँ। रिहान एक पल रुक कर बोलता है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम यह बात किसी को मत बताओ। माही, लेकिन क्यों? आंटी आपके जाने के बाद से ही दुखी रहती है, राधा भी आपके जाने से दुखी है, वह खुश हो जाएंगे। रिहान, मुझे नहीं पता मिसेज राजवंश ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, लेकिन यह बात अब इम्पोर्टेंट नहीं है। राधा की बात वही है जो इस परिवार में शायद मुझे पसंद करती होगी, लेकिन अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना मिशन पूरा करके यहाँ से चला जाऊंगा। जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं। माही रिहान से बोलती है, मुझे पता आपने यहाँ बहुत दुख सहा है, आपका नफरत करना वाजिब है, लेकिन रिहान माही की बात बीच में काटता हुआ बोला, मैं किसी से नफरत नहीं करता हूँ, मुझे यहाँ किसी से फर्क भी नहीं पड़ता है। उनके लिए सक्षम कभी अपना था ही नहीं और सक्षम 12 साल पहले मर गया। अब मैं रिहान सिंह हूँ जो अपने देश का एक सैनिक है। मुझे उम्मीद है कि तुम यह बात किसी को भी नहीं बातोगी। माही रिहान का दुख समझ सकती थी, इसलिए वह मान जाती है, लेकिन वह रिहान के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वह सोच रही हो। कुछ पल बाद माही रिहान से बोलती है, ठीक है, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी।